आज का टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सामाजिक परिवर्तन समाज के संबंधों और समाज की संरचना में आने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है और इनको अगर हम लोग क्रमवार लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन संपूर्ण समाज के सभी संबंधों और सभी इकाइयों के ढांचागत संरचना में होने वाला परिवर्तन है। ये किसी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन नहीं है। जब हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो पूरे समाज में जो परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में लगते हैं। कोई किसी विशिष्ट संस्था के किसी नियम कानून या किसी आचार व्यवहार में बदलाव को हम लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं मानते हैं। किसी बैंक में कोई नियम बदल दिया जाए, किसी ऑफिस में कोई नियम बदल दिया जाए, किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत आचरण में कुछ बदलाव आ जाए, इन सबको सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। केवल जब एक समग्र समाज के सभी संबंधों में या उस समाज की सभी ढांचागत विशेषताओं में परिवर्तन आता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इसको भारतीय समाज की दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी स्वाधीनता संग्राम में जो समाज में परिवर्तन आया था उसने सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप लिया था। इसका कारण ये था कि सदियों से जो कुरीतियाँ, सती प्रथा या पर्दा प्रथा या नारियों के अधिकारों का दमन या दलितों का शोषण, ये सब चीज़ों में एक समग्र रूप से बदलाव लाया गया। स्वाधीनता संग्राम केवल एक राजनीतिक संग्राम नहीं था, वो सामाजिक और सांस्कृतिक संग्राम भी था। यहाँ पर समाज की प्रत्येक कुरीति के हटाने पर बल दिया गया था और इसी कारण स्वाधीनता पूर्व भारत और स्वाधीनता उपरांत भारत अलग अलग तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज की समग्रता में हुआ परिवर्तन है। ये इसकी प्रथम विशेषता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह दूसरे विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। केवल विभिन्न कालों में समाजों में परिवर्तन की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। समाजों में जो परिवर्तन है उसको हम लोग हमेशा सार्वभौमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हर समाज में अपनी समकालीनता को बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। व्यक्ति अपने संबंधों को समकालीन रूप से संशोधित करता रहता है। व्यक्ति अपने संबंधों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसको अडेप्ट करता रहता है, उसमें परिवर्तन लाता रहता है और उसी प्रकार इन संबंधों में परिवर्तन के कारण व्यक्तियों द्वारा अपने परस्पर संबंधों में परिवर्तन के कारण समाज का समग्र ढांचा भी नित्य नए रूप में परिवर्तित होता रहता है। जब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको पारिवारिक व्यवस्था के रूप में देखें तो हम लोग देखते हैं कि भारत में कोई भी धर्म हो, एक समय ऐसा था कि सभी धर्मों में सभी संस्कृतियों में भारत के अंदर संयुक्त परिवार देखने को मिलता था। संयुक्त परिवार में दो या उससे अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही निवास स्थान पर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर समय के साथ साथ व्यक्ति के संबंधों में परिवर्तन आया। परिवर्तन का कारण क्या था कि समाज में औद्योगिकरण बढ़ा, समाज में शहरीकरण बढ़ा। समाज में औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर शहरों में आया, नौकरी में समायोजित हुआ और श्रमिक या किसी प्रोफेशनल के रूप में जब वो समायोजित हुआ तो वो अपने संयुक्त परिवार से कट गया। शहर में आकर कर ये संभावना बहुत कम रह गई थी
कि वो अपने संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करे और उनको रहने के लिए उचित आवास उपलब्ध करा सके। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रत्येक धर्म और संस्कृति में भारत के अंदर परिवर्तित हुई और एकल पारिवारिक व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहता है। ये एक छोटी इकाई है जो औद्योगिक समाज के लिए सर्वथा उचित है। टैलकट पार्सन्स नामक विख्यात समाजशास्त्री ने भी इस पारिवारिक व्यवस्था को औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता और आवश्यकता के रूप में दिखाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटी सी परिवर्तन जो समग्र समाज में हुआ परिवर्तन है, पारिवारिक व्यवस्था में हुआ परिवर्तन है, वो परिवर्तन एक समय अंतराल में हुआ। इसी प्रकार आज एकल परिवार में भी परिवर्तन हो रहा है। एकल परिवार व्यवस्था शनय शनय लिव इन रिलेशनशिप्स के रूप में प्रदर्शित हो रही है और पता नहीं है कि आगे इसका स्वरूप क्या होगा। ये परिवर्तित होकर किस स्वरूप को लेगी यह हमें नहीं पता है, और जब समग्र रूप से पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा तब हम ये देखेंगे कि इसे सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाए। एक विश्वविख्यात दार्शनिक और विद्वान है एल्विन टोफलर। एल्विन टोफलर ने भी अपनी पुस्तक द फ्यूचर शॉक में कहा है कि पारिवारिक व्यवस्था का भविष्य एक नया और निराला स्वरूप ग्रहण करेगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की एक सार्वभौमिक घटना है। ये निरंतर लागू रहेगी, ये निरंतर चालू रहेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये किसी काल, किसी स्थान से बाधित नहीं है। ये प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में होता है और प्रत्येक स्थान पर, विश्व की सभी स्थानों में, विश्व के सभी देशों में इसका अस्तित्व और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम सामाजिक परिवर्तन की तीसरी विशेषता की बात करें तो सामाजिक परिवर्तनों की गति तुलनात्मक रूप से असमान होती है। मतलब प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन, जैसे अभी हम लोगों ने बात की सामाजिक परिवर्तन में पारिवारिक व्यवस्था में हुए परिवर्तन की, तो ये पारिवारिक परिवर्तन धीमे धीमे आया है, परंतु कई सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन या औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन। हम देखते हैं एक समय अंतराल जो पारिवारिक स्थिति को परिवर्तित करने में लगा, उससे कहीं तेज गति से भारत की आर्थिक परिस्थिति परिवर्तित हुई। खास तौर से जब ब्रिटिश शासनकाल भारत में स्थापित हुआ तो हम देखते हैं कि समाज में जो शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, जो भौतिकवादी संस्कृति है, उसका प्रसार भारत की पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन से कहीं तेज गति से हुआ। यहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था में और जो भौतिकवादी संस्कृति में जो संस्कृति में भौतिकवादी परिवर्तन हुआ, वो समग्र रूप से सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप जल्दी प्राप्त कर सका, जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे पारिवारिक परिवर्तन के क्षेत्र में ये गति धीमी रही है, अपेक्षाकृत धीमी रही है। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक दशा में, प्रत्येक पक्ष में समान नहीं होती है। एक सामाजिक परिवर्तन की अन्य विशेषता यह भी है कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा संख्यात्मक नहीं होता है, कई बार यह गुणात्मक भी होता है, और ये दोनों चीज़ें इसको एक जटिल तथ्य बनाती हैं। इसको अगर हम लोग विस्तृत रूप से समझें तो हम लोग पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो इसमें कई चीज़ें तो संख्यात्मक रूप में आकलित की जा सकती हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी संख्यात्मक रूप से गणना संभव नहीं है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के दो पक्षों का उल्लेख करना बड़ा आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन में एक परिवर्तन होता है संस्कृति का और उससे जुड़ी व्यक्ति की मानसिकता का,
और दूसरा परिवर्तन होता है भौतिकवादी वस्तुओं में। यहाँ पर इसे ऑकबर्न एंड निम्कॉफ ने भौतिक सामाजिक परिवर्तन और अभौतिक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा है। अभौतिक पक्ष सामाजिक परिवर्तन के अभौतिक पक्ष के रूप में देखा है और सामाजिक परिवर्तन के भौतिक पक्ष के रूप में देखा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जो अभौतिक पक्ष है, जो मानसिक, आध्यात्मिक या धार्मिक पक्ष है या जो सांस्कृतिक पक्ष है, वो सदैव ही धीमे धीमे बदलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो परंपराओं और रूढ़ियों का वास है वो बहुत धीमे धीमे परिवर्तित होता है। व्यक्ति की मानसिकता प्रत्येक नई आस्था या विश्वास से संबंधित चीज को धीमे धीमे ग्रहण करती है, जबकि अपनी भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साइंटिफिक या भौतिकवादी वस्तुओं का ग्रहण जल्दी करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्यात्मक रूप से कई चीज़ों की गणना की जा सकती है। हम लोग ये गणना कर सकते हैं कि कैसे बैलगाड़ी से हम लोग कार में की स्थिति में आ गए, कैसे कार की स्थिति से आज हम हवाई जहाज की स्थिति में जा रहे हैं। परंतु इसकी गणना करना कि व्यक्ति की मानसिकता पहले अच्छी थी या आज अच्छी है, या आज उसमें परिवर्तन कितने अंकों का हुआ है, कितने नंबर्स का हुआ है, इसको करना असंभव है। तो यहाँ पर गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरह के तथ्य सामाजिक परिवर्तन में देखने को मिलते हैं। अंततः सामाजिक परिवर्तन का पूर्वानुमान भी बड़ा कठिन है। यहाँ पर ये पूर्व अनुमान करना या भविष्यवाणी करना कि सामाजिक परिवर्तन इस क्षेत्र में होगा या इस क्षेत्र में नहीं होगा, या यहाँ पर परिवर्तन कब होगा, ये बताना असंभव है। सामाजिक परिवर्तन एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर इसका कारण निरंतर समाज में जनित होता रहता है और उसके कारण इसमें निरंतर तेज या धीमी गति से परिवर्तन होता रहता है। अब हम लोग अगर सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों से परिवर्तन में है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध समाज की भौतिक और अभौतिक तथ्यों या संस्थाओं में परिवर्तन से है। यहाँ पर इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों, व्यक्ति के एक दूसरे से संबंधों में हुए परिवर्तन को कहते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन दो पक्ष लिए होता है। एक उसका पक्ष होता है अभौतिक और एक होता है उसका भौतिक। अभौतिक पक्ष में प्रथा, जनरीतियाँ, लोकाचार ये सब सम्मिलित हैं, जबकि भौतिक पक्ष में जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे घड़ी, पेन, ट्रैक्टर, ट्रेन, बस, ये सब सम्मिलित है। यहाँ पर हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्रियों के द्वारा केवल सामाजिक संबंधों में हुए परिवर्तन को कहते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन भौतिकवादी और अभौतिकवादी पक्ष में एक डिफरेंट या एक भिन्न चीज को इंगित कर रहा है। यहाँ पर पार्सन्स ने सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, एक बात कही है, जिसमें वो कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विश्वासों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं से में परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं में परिवर्तन से है। वही चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति की अंतःक्रियाओं और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में हुए परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन किसी अन्य तथ्य को इंगित कर रहा है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन द्वारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन संभव है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा केवल संस्कृति के विभिन्न पक्षों में ही परिवर्तन संभव है। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक
परिवर्तन की गति से तेज होती। जैसा मैंने पहले बताया कि व्यक्ति की मानसिकता, आध्यात्म और संस्कृति से जुड़े विषय परिवर्तित होने में ज़्यादा समय लेते हैं, वनस्पत उसकी भौतिक आवश्यकताओं के कारण उसके भौतिक या सांस्कृतिक परिवर्तन के विषय। इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं और इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे।